आलोचना और घृणा में मूलभूत अंतर होता है। आलोचना उन्नति जनित होती है जबकि घृणा पूर्वाग्रह जनित। आपकी आलोचना आपको परिष्कृत करती है जबकि घृणा आपको खा जाती है। आप सोच रहे होंगे कि राजनीति शास्त्र के इस विषय में हम दर्शन शास्त्र की बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीति शास्त्र की इस समस्या का हल दर्शन शास्त्र के पास ही है। आजकल भारत के राजनीतिक पटल पर एक अत्यंत विकट और वृहद समस्या का जन्म हुआ है। समस्या ये है कि आखिर क्या कारण है जो सिख समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं बल्कि उनसे घृणा करने लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर। और आज हम प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्यों अधिकतर ऑनलाइन सिख पीएम मोदी को अपशब्द और उनके अमंगल की कामना करते हुए पाए जाते हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। समस्या यह है कि आखिर क्या कारण है जो सिख समुदाय ये भूल चुका है कि उसका उद्गम स्रोत सत्य सनातन ही है, जिसकी रक्षा हेतु अनेकों गुरुओं और बंदों ने अपना रक्त बहाया और ये भूल गए कि किसने बहाया, किस लिए बहाया। सर्वप्रथम हम दर्शकों को बिना लाग लपेट के यह स्पष्ट कर दें कि TFI आज भी कृषि कानून के पक्ष में है और हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल कृषक हितैषी ये कानून लागू होकर रहेगा। दूसरी चीज जो हम अपने पाठकों को स्पष्ट करना चाहते हैं वो यह है कि यह कोई किसान आंदोलन नहीं बल्कि जाट और जट जमींदार आंदोलन था। भारत में 63% आबादी, करीब 15 करोड़ परिवार और कुल आधे राज्य कृषि पर आश्रित हैं। स्वयं चिंतन करिए कि कितने राज्यों और किसानों ने इस तथाकथित किसान आंदोलन में भाग लिया। खैर, बाद में यह जमींदार आंदोलन से खालिस्तान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अतः हरियाणा के जाटों ने इसे दूरी बना ली और पंजाब के प्रभावशाली शासक और उच्च वर्ग के किसान कानून विरोध की आड़ में खालिस्तानी ख्वाब देखने लगे। लाल किले के प्राचीर पर खालिस्तानी ध्वजारोहण हो या फिर सिंघू सीमा पर हुआ शवरोहण, दिल्ली में अराजकता फैलाने का सवाल हो, खालिस्तान संगठन द्वारा जनमत संग्रह कराने की घोषणा, सब इसी बात की परिचायक है कि वास्तव में कृषि कानून पंजाब के जमींदार किसानों की बेड़ियों में बंधे शोषित किसानों के पुनर्द्वार का मंत्र था, जिसका पंजाब के एलाइट फार्मर्स और कनाडा किसानों ने खालिस्तान आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। दरअसल भारत के राजनीतिक पटल पर ऐसे प्रश्नों का उभरना स्वयं में इस बात का प्रमाण है कि सरकार के प्रति सिखों का प्रदर्शन उनके आलोचना का नहीं, घृणा का प्रतीक था। अगर उनके विरोध और प्रदर्शन के तरीकों से भी आप यह नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। शायद इसीलिए आप यह नहीं देख पा रहे हैं कि 80 के दशक का खालिस्तान फिर से सर उठा रहा है, परंतु थोड़ा अलग ढंग से। इस बार खालिस्तान ने अपने संगठनात्मक और संरचनात्मक और सैद्धांतिक रूप में परिवर्तन कर भारत की जनता को दिग्भ्रमित कर दिया है। किसान यूनियन के आड़ में खालिस्तानियों ने इस बार संगठन की शक्ति प्राप्त कर ली है। सिद्धू, चन्नी, कांग्रेस और अकाली दल की आड़ में खालिस्तान ने इस बार राजनीतिक संरचना भी प्राप्त कर ली है। रही बात सिद्धांत की, तो इस बार खालिस्तानी इसे किसान आंदोलन और संघवाद के रूप में लेकर आए हैं। इस कारण उन्हें जनता की सहानुभूति और समर्थन भी प्राप्त हो रहा है और भारत की अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करते इन लोगों पर सैन्य कार्रवाई भी नहीं हो सकती। ऑपरेशन ब्लू स्टार, भिंडरावाले का उदय, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 सिख दंगे, राजीव लोंगेवाला समझौता, खालिस्तानियों का चरमोत्कर्ष और राजीव गांधी की मृत्यु जैसी ऐतिहासिक घटनाओं ने पंजाब में खालिस्तान समर्थित उग्रवाद को चरम पर ला दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इंदिरा की मौत के बाद ब्लू स्टार में भाग लेने वाले सैन्य अधिकारी और पंजाब के DGP तक को गोली मार दी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पंजाब देश से अलग हो जाएगा। यह देश की अखंडता और संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा था। इस समय में राष्ट्र को इस प्रलय से निकालने के लिए 2 राष्ट्र नायकों ने कमान संभाली थी, जिसके नाम थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और KPS। प्रसिद्ध राजनीतिक पत्रकार प्रेम शंकर झा ने 2005 में आउटलुक पत्रिका में प्रधानमंत्री राव के लिए श्रद्धांजलि लेख लिखते हुए उद्धत किया, जब मैंने तत्कालीन कैबिनेट सचिव से पंजाब चुनाव को लेकर अपनी शंका व्यक्त की तो उन्होंने मुझे बताया कि यह निर्णय केवल प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया था, जो पंजाब में एक चुनी हुई सरकार को स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। चाहे मत प्रतिशत कितना भी संकीर्ण क्यों ना हो, प्रधानमंत्री राव का मानना था कि केवल लोकतंत्र ही सिख आबादी से उग्रवादियों को अलग कर सकता है। राव की यह अंतर्दृष्टि भविष्य सूचक साबित हुई। KPS गिल के नेतृत्व में पुलिस ने न सिर्फ आतंकवादियों को श्रेणी A से D में सूचीबद्ध किया,
बल्कि यह सुनिश्चित किया कि ए श्रेणी में आने के बाद कोई आतंकी 6 महीने से अधिक समय तक जीवित न रहे। इन तौर तरीकों ने न सिर्फ खालिस्तानियों को चुनौती दी, परंतु उनके मन में भय व्याप्त कर दिया, जिसके अंततः काल्पनिक खालिस्तान का कार्यालय अमृतसर से वैंकूवर ले जाना पड़ा। इसी बात पर प्रकाश डालते हुए भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने लंबे ट्वीट थ्रेड में बताया है कि सिखों को सोचना चाहिए कि आखिर पीएम मोदी से किस बात की समस्या है, और यदि इसका कोई आधार नहीं है तो आखिर क्यों उनसे घृणा करने वाले लोगों के विरुद्ध वे मुखर नहीं हो रहे। आज भी राष्ट्र ने नरसिम्हा राव और केपीएस गिल को अपनी स्मृतियों में सजा कर रखा है। आज जब कुछ खालिस्तानी सिंघू बॉर्डर पर एक सिख को काटकर लटका देते हैं या कभी दिल्ली में अराजकता फैलाते हैं, तब देश गिल जैसे होनहार अधिकारियों के लिए रोता है। आज जब लाल किले से तिरंगा ध्वज फेंक दिया जाता है, खालिस्तानी सिर उठाते हैं, देश नरसिम्हा राव और गिल की तरफ देखता है और सोचता है कि काश ये कुछ समय और होते तो खालिस्तान का नाग फिर कभी सर उठाने योग्य ही नहीं बचता। बल्कि सरकार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं, इसलिए खालिस्तानियों के लाख उकसाने पर भी वह सिख समुदाय के विरुद्ध नहीं जाते। वे शायद उसी नीति पर चल रहे हैं जिसके सहारे पमुल पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव जैसे ओजस्वी प्रधानमंत्री ने खालिस्तान के ख्वाब को दिन में तारे दिखा दिए। आज भी पीएम मोदी सम्मान से सिख गुरुओं का नाम लेते हैं, उनके शौर्य को नमन करते हैं और वीर बाल दिवस की घोषणा भी इसी का सूचक है। तो अब आखिर किस बात की समस्या है? इसके अलावा जब जब सिख समुदाय पर संकट आया, पीएम मोदी ने घर के बड़े बुजुर्गों की भांति उन्हें दिशा दी, उन्हें सम्मान दिया। इसी बात पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपनी ट्वीट थ्रेड में प्रकाश भी डाला है। तो प्रश्न तो बनता है, गल की है पाजी, पर आखिर करें तो क्या करें, कहें तो कहें क्या। नरेंद्र मोदी सरकार की हालत ऐसे ही हो चुकी है। अगर इन खालिस्तानियों पर 80 के दशक जैसे बर्बर प्रहार करते हैं तो लोकतंत्र के ठेकेदार अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें पीड़ित किसान दिखाकर सहानुभूति और भ्रम की ऐसी लहर फैलाएंगे, मामला और जटिल होता चला जाएगा। भारत सरकार के हाथ इसलिए भी बंधे हुए हैं कि कहीं दुष्ट खालिस्तानियों को दंडित करने के चक्कर में देशभक्त और कर्तव्य परायण सिख ना पिस जाएं। अन्यथा नागरिकता कानून पर देश भर में उपद्रव फैलाने वाले का हाल मोदी योगी ने क्या किया, ये आप सभी ने देखा। पर इस बार स्थिति भिन्न है। इन खालिस्तानियों ने कांग्रेस और अकाली दल जैसे राजनीतिक संगठनों का समर्थन प्राप्त कर लोकतांत्रिक चोला ओढ़ लिया है। इसके साथ साथ उन्हें किसान का मुखौटा भी लगाया है और बहादुर सिखों को अपना ढाल भी बनाया है। सिख समाज को यह सोचना चाहिए कि जिस मोदी सरकार ने धर्म के लिए 20% राष्ट्रव्यापी मतों को ठुकराते हुए जालीदार टोपी पहनने से इनकार कर दिया, उसी मोदी ने न सिर्फ पगड़ी पहन गुरुद्वारे में अरदास की, बल्कि आपातकाल के दौरान सिख पगड़ी पहनकर भी इंदिरा गांधी से लड़े। वास्तव में कहे तो पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों के बहकावे में आकर कुछ लोगों ने जो उपद्रव फैलाया है, तो अब जिम्मेदारी न केवल सरकार पर है अपितु हमारे सिख भाइयों पर भी है। यदि इस बार अन्याय पर मौन रहे तो इसका परिणाम मोदी सरकार से अधिक सिख समुदाय के लिए हानिकारक होगा, जिसके लिए पीएम मोदी अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हैं।